हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में देखेंगे, जिसे हिंदी में अम्ल, क्षारक एवं लवण कहते हैं। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस वीडियो को देखेंगे। तो आपको बता दें कि यह वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, मगर आपको बता दें कि जो 2018 में ग्रुप डी एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। यूँ बोला जाए तो भर भर के प्रश्न इस चैप्टर से देखने को मिला था। इसलिए जो 2022 में ग्रुप डी एग्ज़ाम होगा उसके लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। इसीलिए जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वह इस वीडियो को अवश्य देखें और पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको सभी टर्म याद हो जाएंगे। जी हाँ, हम बोल रहे हैं याद हो जाएंगे, बशर्ते आपको इसे पूरा ध्यान से देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एसिड और बेस के कुछ टर्म। जैसे कि आपको बता दें कि एसिड का स्वाद कैसा होता है, बेस का स्वाद कैसा होता है। तो आपको बता दें कि एसिड खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, यानी कि सावर होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ खाते हैं जो कि खट्टा लगेगा तो आप समझ जाइए कि उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें एसिड पाया जाएगा। जैसे कि नींबू खट्टा लगता है टेस्ट में, संतरा खट्टा लगता है, इमली खट्टा लगता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, तो एसिड पाया जाता है। अगर बेस की बात करें तो बेस बीटर होता है टेस्ट में, यानी कि कड़वा होता है। तो ध्यान में रहेगा, बेस कैसा टेस्ट में होता है, तो कड़वा होता है। एक बात आपको ध्यान में रखना है, अगर एसिड के सॉल्यूशन में अगर हम एसिड सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कलर नीला, लिटमस पेपर अगर डालेंगे तो वह लाल कलर में चेंज हो जाएगा। यानी कि ब्लू लिटमस पेपर एसिड में, ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, तो रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड में चेंज हो जाएगा। बस इसी का उल्टा आप ध्यान में रखिएगा कि इसी का उल्टा हो जाता है बेस में। आप एक का याद रखिएगा, एसिड का याद रखिएगा कि एसिड में ब्लू से रेड हो जाता है। बस ये याद रखिएगा और ये दिमाग में ये रखिएगा कि बेस में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें प्रश्न आ चुका है। तो आप देखिए, यह प्रश्न को बनाइए। एसिड टर्न डैश लिटमस पेपर टू डैश, यानी कि एसिड लिटमस पेपर का किस कलर से किस कलर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि अम्ल लिटमस पत्र को किस कलर में से किस कलर में बदल देता है। तो अभी हमने बताया कि एसिड यानी कि अम्ल नीला से लाल कर देता है, यानी कि ब्लू से रेड कर देता है। तो ये ध्यान में रहेगा, ब्लू से रेड हो जाता है लिटमस पेपर एसिड सॉल्यूशन में। जो ब्लू लिटमस पेपर अगर एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो वह रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस के लिए आपको याद नहीं करना है, बस ये दिमाग में रखना है कि बेस में इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर क्या होता है, सूचक, यानी कि क्या हो गया, ऐसा सब्सटेंस जो कि बताए कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, जिससे इंडिकेटर उसको कहते हैं, जिससे इंडिकेट होता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो चलिए जानते हैं कि इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं। तो इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, मेनली दो तरह के होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक, यानी कि प्राकृतिक जो कि डायरेक्ट मिलता है नेचर से, इसीलिए इसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। और साइंटिफिक इंडिकेटर यानी कि जो बनाया जाता है। तो नेचुरल इंडिकेटर में आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है लिटमस, फिर हल्दी। हल्दी भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है, ये ध्यान में रखिएगा। तो लिटमस पेपर के से कैसा सवाल बनता है एग्जाम में, उसे समझिए। लिटमस पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि लिटमस पेपर का नेचुरल कलर क्या होता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, लिटमस पेपर का नेचुरल कलर बैंगनी होता है। कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है कि लिटमस पेपर को अगर पानी में डाला जाए, जो कि ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, यानी ना अम्लीय होता है या ना ही क्षारक होता है, तो वो ऐसा सॉल्यूशन में लिटमस पेपर किस कलर में चेंज होगा, तो नेचुरल कलर जो रहता है उसी में होगा, यानी कि पर्पल, बैगनी में। आगे पूछा जाता है कि लिटमस पेपर को किस प्लांट से निकाला जाता है। तो लिटमस पेपर को लीचेन प्लांट से निकाला जाता है। और इसका जो लीचेन प्लांट है, इस किस समूह से बिलोंग करता है, तो थैलोफाइटा समूह से बिलोंग करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इन तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हम उन्हीं टर्म को इस वीडियो में रखे हैं, इस पीडीएफ में देखिए कंपाइल किए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिससे कि प्रश्न बनेंगे।
तो ये देख लिए आप। नेचुरल इंडिकेटर में याद रखिएगा कि हल्दी भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर होता है। अगर साइंटिसिस इंडिकेटर की बात की जाए तो 2 साइंटिसिस इंडिकेटर आपको ध्यान में रखने हैं, जिससे कि प्रश्न बनते हैं, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोप्थिलीन। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे है ओलाफैक्टरी इंडिकेटर, यानी कि गंधीय सूचक, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसको अगर एसिड में डालेंगे तो अलग गंध देगा, बेस में डालेंगे तो अलग गंध देगा। इससे क्या पता चला कि जो अपने गंध से बताता है कि सब्सटेंस एसिडिक है, यानी कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, उसे ओलाफैक्टरी इंडिकेटर यानी कि गंधीय सूचक कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे वेनिला, लौंग का तेल, प्याज का टुकड़ा। अगर प्याज का टुकड़ा को अगर एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो अलग सेंट देगा, और बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो अलग सेंट देगा, यानी कि अम्लीय सॉल्यूशन और क्षारक सॉल्यूशन में इसका सेंट चेंज हो जाता है। इसीलिए यह ओलाफैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो यह पूछा था कि निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है, यानी कि प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर कौन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना कि इनमें से कौन प्राकृतिक सूचक है। तो हमने बताया कि मिथाइल ऑरेंज कौन सी है, साइंटिसिस इंडिकेटर है, फेनोप्थिलीन साइंटिसिस इंडिकेटर है, तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, लिटमस। लिटमस के बारे में बताया था कि ये प्राकृतिक सूचक है। तो आपने देख लिया, प्रश्न भी सॉल्व कर लिया। अगला प्रश्न है कि लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम, निम्न में से किससे लिटमस की प्राप्ति होती है, किससे लिटमस की प्राप्ति होती है। जी यहाँ पे बैक्टीरिया दिया है, तो क्या हमने इसका जिक्र किया है, नहीं। फंगी दिया है, क्या हमने इसका जिक्र किया है, नहीं। अलगी दिया है, क्या इसका जिक्र किया है, नहीं। लीचेन दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लीचेन प्लांट से प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, जब एसिड यानी कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है यानी कि लवण, और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो क्या हुआ था एग्जाम में, क्या पूछा गया था, एग्जाम में बोला गया था कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या प्राप्त होगा। और उसमें आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दिया हुआ था, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, उस ऑप्शन को टिक लगाना था। तो आपको प्रोडक्ट याद में रखना चाहिए, प्रोडक्ट ध्यान में होना चाहिए कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, यानी कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और जो क्वेश्चन आया था उसको आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। यह प्रश्न आया था और यह रिपीट भी हो सकता है। जितने भी चीज़ बताए जा रहे हैं उससे प्रश्न बनेंगे ग्रुप डी में, और वह रिपीट जो प्रश्न बताए भी जा रहे हैं, एमसीक्यू प्रश्न जो आ भी रहे हैं, उस प्रश्न को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, यानी कि जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव, अभी हमने बताया क्या क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है, यानी कि लवण और हाइड्रोजन मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होता है समझिए इसको पहले अच्छा से। जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है, ठीक है, एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंप्लीट न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा और बेस वीक रहेगा तो न्यूट्रल कम होगा, क्योंकि बेस अगर एक स्ट्रॉन्ग रहेगा और एक अगला वीक रहेगा तो कम न्यूट्रल हो जाएगा, वो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसके नेचर का बनेगा। ठीक है, तो क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो ये एग्जाम में पूछा है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो ये भी पूछ चुका है एग्जाम में, तो इसको भी याद रखना है, प्रोडक्ट को ध्यान में रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो सॉल्ट बनता है और वाटर मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और जल मिलता है। तो ये ध्यान में रहेगा इसका प्रोडक्ट, और इसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। काफ़ी सिंपल है, आप बस दिमाग में रखिएगा। 2 अभी रिएक्शन बताएं,
एक धातु से जब एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। अभी बताएं कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इससे आपको दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आपको बोलेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि क्या क्या प्राप्त होता है, तो उसमें भी सॉल्ट और वाटर हो जाएगा। और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो एसिड और बेस का रिएक्ट करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और एक प्रश्न इस तरह से पूछेगा, जब एसिड अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा। देखिए 3 तरह से प्रश्न इसी टॉपिक से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कुछ अन्य बातें, जैसे कि मेटल ऑक्साइड और एसिड भी रिएक्ट करता है तो यही सेम प्रोडक्ट मिलता है। जो एसिड और बेस में रिएक्ट करता है तो सेम प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि एसिड एसिड तो चलो ठीक है। मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर शो कर रहा है, यानी कि बेस का नेचर शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करता है तब जाके सॉल्ट और वाटर मिलता है। ध्यान से सुनिए, सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट कब मिलेगा, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा। तो एसिड और क्या मेटल ऑक्साइड बेस का नेचर होगा, इसका बेसिक नेचर होगा, यानी कि क्षारीय नेचर होगा, तब जाके सॉल्ट और वाटर दे रहा है। तो यहाँ से आप समझ गए कि जब मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, तो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। और इसी का उल्टा नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। तो इससे प्रश्न पूछता है, आपसे पूछता है कि मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर का होता है, तो आप ध्यान में रखिएगा मेटेलिक ऑक्साइड पूछाएगा तो मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा बेसिक नेचर, यानी कि क्षारीय होता है, बेसिक नेचर हो जाएगा, ठीक है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड पूछेगा तो वह एसिडिक नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अभी बताया गया कि उदासीनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनता है। तो यह प्रश्न भी रेलवे द्वारा पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं डाइल्यूशन यानी तनुकरण। ये कुछ नहीं है कि एसिड और बेस में पानी मिलाने का प्रक्रिया को डाइल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हुआ, जिसमें जो एसिड को अगर वाटर में डालेंगे तो वो जितना ज़्यादा H+ आयन देगा उसको उतना स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग अम्ल कहा जाता है, जो जितना ज़्यादा H+ आयन देगा, ठीक है। और वीक अम्ल क्या होगा, जो कम H+ आयन देगा वह दुर्बल अम्ल होगा, यानी कि वीक एसिड होगा, ठीक है। अल्कलीस क्या होता है, अल्कली वैसे बेस को कहते हैं जो कि वाटर में सोलूबल होता है, यानी कि वैसे क्षारक को कहते हैं जो कि घुलनशील होता है जल में, यानी कि जल में घुलने वाला क्षार को क्षारक कहते हैं, यानी अल्कलीस कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, सभी बेस वाटर में नहीं घुलते हैं, कुछ बेस वाटर में घुलते हैं जिसे अल्कली कहा जाता है। तो अगला देख लीजिए, प्रश्न है कि द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, सभी एसिड में कौन सा एलिमेंट कॉमन होता है, तो H है, हाइड्रोजन है। यह सभी एसिड में यानी कि सभी अम्ल में कॉमन होता है। OH यानी कि सभी बेस में कॉमन होता है, तो इसमें हाइड्रोजन कौन सा होगा, A ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पीएच स्केल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएच स्केल क्या है, एक ऐसा स्केल जो कि हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को नापता है, जिससे कि पता चलता है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है। तो जैसे देखिए इस स्केल को अपने स्क्रीन में देखिए। सबसे पहले जान लीजिए कि पीएच, ये पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। ये पीएच जो कि जिसमें कि पी का फुल फॉर्म होता है पोटेंज, एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है यानी पावर यानी कि शक्ति, ठीक है। और एच का अर्थ हो गया हाइड्रोजन। तो पी का हो गया पोटेंज और एच का हो गया हाइड्रोजन। पोटेंज का अर्थ होता है पावर, यह एक जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, जर्मन वर्ड है।
तो इससे पूछा है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी परीक्षा में पूछ चुका है। तो याद रखिएगा, जिस पीएच में पी पोटेंज हो गया और एच हाइड्रोजन हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए पीएच स्केल आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, उसमें नंबरिंग 0 से 14 तक होता है, जिसमें कि बीच में क्या होता है, 7 होता है। बीच में 7 होता है वह न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल को इंडिकेट करता है। 7 होता है वह न्यूट्रल को इंडिकेट करता है, और जो इससे जितना इधर जाइएगा उतना एसिडिक को इंडिकेट करेगा। यानी कि जितना लेफ्ट जाइएगा 7 से, ये 7 से जितना लेफ्ट जाइएगा उतना ज़्यादा एसिडिक को इंडिकेट करेगा। इसका मतलब 6, 5, 4, इसमें तो 6 ज़्यादा एसिडिक होगा कि 5 ज़्यादा एसिडिक होगा? तो लेफ्ट कौन है, 5 है, यानी कि 5 ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, और जितना राइट जाइएगा उतना ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन को शो करेगा। यानी कि 8 और 9, तो कौन ज़्यादा बेसिक होगा? तो जो जितना राइट है, यानी कि 9 ज़्यादा बेसिक होगा। काफ़ी बेसिक है, आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो अभी हमने बताया कि पीएच स्केल का मेजर 0 से 14 तक होता है, ये बातें हैं, जिसमें 7 से कम एसिडिक नेचर को शो करता है, 7 से ज़्यादा बेसिक नेचर को शो करता है। ये तो हमने समझ, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है, ये भी हमने बताया। 0 से 7 तक का बढ़ता पीएच घटता हुआ एसिडिक नेचर को शो करता है, ये भी हमने बताया कि जितना भी लेफ्ट जाइएगा, जैसे कि 3 और 4 है, तो पूछेगा कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा पीएच ज़्यादा एसिडिक है? तो लेफ्ट कौन है, 3 है, तो 3 ज़्यादा एसिडिक होगा। नंबर में अगर जो कम होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और जो ज़्यादा होगा वो कम एसिडिक होगा, और बेस में जो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, कम होगा कम बेसिक होगा। बस इतना ही है। और ज़्यादा एसिडिक बोलने का मतलब क्या है कि वाटर में डालेंगे तो वो उतना ज़्यादा H+ आयन छोड़ेगा। तो यहाँ एक प्रश्न है, उसको आप सॉल्व कीजिए। जैसे कि प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? यानी कि कौन सा सॉल्यूशन है वह सबसे अम्लीय है? तो जिसका pH 0 है, जिसका pH 6 है, जिसका pH 1 है, जिसका pH 7 है। तो एसिडिक का पता लगाने के लिए जिसका pH सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें 0, 6, 1, 7 में सबसे कम कौन सा है? 0 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगर बेस में पूछा जाए तो जो जितना ज़्यादा होगा वो उतना बेसिक होगा। ठीक है, और एसिडिक में पूछा जाएगा तो जो जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। बस इतना ही याद रखिएगा, तो पीएच आप में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल हो जाता है, तो सबसे पहले बताइए कि नीला लिटमस लाल हो जाता है तो वह कौन सा सॉल्यूशन का बात कर रहा है? यानी कि ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, तो हमने बताया था कि एसिड में ब्लू से रेड हो जाता है, तो ये एसिड का बात कर रहा है, एसिड सॉल्यूशन का बात कर रहा है। तो बताना कि पीएच क्या होगा। तो एसिड सॉल्यूशन का पीएच कौन शो कर रहा है? इसमें से 60 न्यूट्रल को शो कर रहा है, और 7 से ऊपर 2 गो है तो दोनों बेस को शो कर रहा है, तो ये दोनों नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? 7 से छोटा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 न्यूट्रल को शो करता है, और इससे ज़्यादा जाइएगा तो इधर बेसिक को शो करता है, और जितना कम जाइएगा वो एसिडिक को शो करता है। यानी कि 7 देखो उदासीनीकरण को शो करता है, बाकी ऊपर जाइएगा तो क्षारीय को शो करता है, और नीचे जाइएगा तो अम्लीय को शो करता है। ये हो गया। अगला प्रश्न है, पीएच के मान से में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? यानी कि 7 से 14 बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा होगा? क्षारीय प्रकृति बढ़ रहा होगा, यानी कि बेसिक नेचर बढ़ रहा है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है, यानी कि OH- का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, OH- का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जो जितना बेसिक होता है उसके पास उतना OH आयन होता है जब वो वाटर में घुलता है। तो यहाँ बोल रहा है H आयन की डिक्रीज इन द H आयन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन द OH आयन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन OH आयन कंसंट्रेशन। तो हमने क्या बोला था? OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा जितना ज़्यादा बेसिक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी।
अगला प्रश्न है पीएच स्केल का रेंज क्या होता है, पैमाना क्या होता है। तो हमने बताया कि 0 से 14 तक होता है पीएच स्केल का पैमाना। तो इस काफ़ी सिंपल प्रश्न है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, 0 से 14। अगला प्रश्न है पीएच ऑफ वाटर, वाटर का पीएच क्या होता है। तो वाटर न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल का पीएच क्या होता है 7। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर ए, 7। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं एवरीडे लाइफ में, यानी कि प्रतिदिन के दैनिक जीवन में पीएच का हमारा क्या रोल है। तो जानिए कि ब्लड जो कि खून होता है, रक्त होता है, तो पूछा जाता है कि खून का पीएच कितना होता है। तो 7.4 होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि ब्लड यानी कि रक्त का पीएच कितना होता है। तो 7.4 होता है। हमारा जो शरीर होता है 7 से 7.8 पीएच रेंज के बीच ही कार्य कर सकता है। ये याद रखिएगा, जो हमारा जो पीएच होता है ये इतना ही पीएच के बीच कार्य कर सकता है। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे शरीर में दिक्कत आना, समस्या आना स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा 7 से 7.8 के बीच हमारा शरीर ठीक से कार्य कर सकता है। और एसिड रेन, आपने अम्लीय वर्षा का नाम सुना होगा। तो जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, यानी कि 5.6 से कम हो जाता है, तब उस वर्षा को एसिड रेन कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस, शुक्र का जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। यह भी पूछा जाता है कि वेनस का जो एटमॉस्फेयर है कौन से एसिड से बना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है आवर स्टोमक, यानी कि हमारा जो पेट है वो कौन सा एसिड छोड़ता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आप 2-3 दिन लगातार इसको देखिएगा तो आपको यह याद हो जाएगा। ये बार बार, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में एक है कि हमारा स्टोमक कौन सा एसिड छोड़ता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है, जो कि हमारे पाचन कार्य में यूज होता है। टूथ डीके, एक मुंह से दांत का सड़ना, दांतों का क्षय कितना कब स्टार्ट हो जाता है। जब हमारा मुंह का पीएच 5.5 से कम होने लगता है, तब दांतों का क्षय यानी कि टूथ डीके स्टार्ट होता है। और इसलिए हम लोग से बोला जाता है कि ब्रश करके सोना, सुबह ब्रश करना, क्योंकि हमारा ब्रश टूथपेस्ट क्या होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, जो हमारे मुंह का पीएच रेंज को बढ़ा देता है। ठीक है, तो जब एसिडिक हो जाता है हमारा मुंह का पीएच, जब हम खाना वाना खाते हैं बहुत मसालेदार और ऑयली, तो पीएच रेंज घट जाता है मुंह का। तो जो टूथपेस्ट होता है उससे जब ब्रश करते हैं तो वह पीएच रेंज को बढ़ा देता है, यानी कि 5.5 से कम नहीं होने देता, उससे बढ़ा देता है। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं कि मानव शरीर का पीएच स्तर होता है, मानव शरीर कितना पीएच स्तर में काम करता है। तो अभी हमने बताया 7 से 7.8 के बीच हमारा शरीर अच्छे से कार्य करता है। आगे अगला प्रश्न है कि दांतों का सड़ना शुरू होता है जब मुंह का पीएच कितना से कम हो जाए। तो अभी हमने बताया कि मुंह का पीएच जब 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, तो 7 से ऊपर है, 7 से ऊपर हो तो वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछा है कि ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना है, तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या होता है। तो क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। स्लाइटली मतलब हल्का होता है, यानी कि 7 तो न्यूट्रल शो कर रहा है, 7 से हल्का सा ज़्यादा है, यानी कि स्लाइटली बेसिक है। ठीक है, आगे देखिए कुछ जो नेचुरली ऑकरिंग एसिड है उसके बारे में। तो विनेगर यानी कि सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज यानी कि संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली अंगूर और कच्चा आम तीनों में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और पूछा जाए टमाटर और पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। खट्टा दूध
और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो इससे हर एक से प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में और आपसे पूछेगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। फिर नींबू से पूछा जाएगा, तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो अभी आपने देखा संतरा और नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाता है। और जो चींटी काटती है वो कौन सा एसिड छोड़ती है, तो मिथेनोइक एसिड छोड़ती है। कभी कभी आप फॉर्मिक एसिड सुनते होंगे, तो एक कॉमन नेम है, एक आईपेक नेम है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों नाम याद रखिएगा, मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। जब चींटी काटती है तो कौन सा शायद आपको मिथेनोइक एसिड ऑप्शन में दिख जाए या फॉर्मिक एसिड दिख जाए, तो दोनों में एक ऑप्शन आपको ऑप्शन में दिखेगा, उसको टिक लगाना है, चाहे मिथेनोइक एसिड रहेगा या फॉर्मिक एसिड रहेगा। ठीक है। जब मधुमक्खी का डंक जब मधुमक्खी डंक मारता है तो एसिड छोड़ता है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। जब मधुमक्खी जो काटता है, डंक मारता है, तो एसिड छोड़ता है, जिसके कारण से जलन का एहसास होता है। अगर उस जगह हम बेकिंग सोडा, जो कि बेसिक इन नेचर है, लगाते तो जिससे कि हमें रिलीफ महसूस होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक की मतलब एसिड को न्यूट्रल कर देता है। एसिड है जो डंक मारता है वो एसिड है, और बेकिंग सोडा लगाते हैं जो कि बेस है, तो जब रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होगा तो हमें रिलीफ महसूस होता है। तो ये प्रश्न है, ये स्क्रीन में पूरा नहीं हटेगा, इसलिए प्रश्न देख लीजिए। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है, तो अभी हमने बताया कि कौन सी चीज़ राहत दे सकती है, जो बेसिक इन नेचर होगा। तो इनमें से कौन बेसिक इन नेचर है, देख लीजिए, तो बेकिंग सोडा बेसिक इन नेचर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है, तो सिरका तैयार करने में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो एसिटिक एसिड अभी बताया गया है। और आगे है, निम्न में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है, तो हमने बताया कि मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, जो ऑप्शन में दिखेगा उसको टिक लगाना है, तो फॉर्मिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि विनेगर किसका कॉमन नेम है, विनेगर किसका कॉमन नेम है, तो एसिटिक एसिड का कॉमन नेम है विनेगर। सावर ऑफ टेस्ट लेमन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपने देखा कि खट्टा होता है, नींबू का स्वाद खट्टा होता है, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ऐसे तो हमने अभी बताया था कि एसिड का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक है सॉल्ट, जिसे कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्ट से पढ़ेंगे। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।